सुबह हो गई थी और सभी लोग उठ गए थे। रुद्र हाथ मुंह धोकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी माँ को होश आ गया था। माँ, आपको होश आ गया? रुद्र ने कहा। हाँ बेटा, आ गया। रुद्र अपनी माँ के पास जाता है और उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लग जाता है और कहता है, आपको नहीं पता माँ, हमारी तो जान ही निकल गई थी। आप क्यों लेती हो इतना टेंशन? बेटा, टेंशन लेने वाली बात तो है ही ना। ऐसे बीच मंडप से अगर दुल्हन गायब हो जाए तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? माँ, मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? आखिर तेरे लिए आखिर दुल्हन तो मैंने ही देखी थी ना। हाँ, पर इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। यदि वो कहीं गायब हो गई या चली गई तो तू फिक्र मत कर, देखना उससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी तेरे लिए। रुद्र की माँ ने जैसे ये बात कही, वहां पर तन्वी चाय की ट्रे लेकर आ जाती है और दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तन्वी बेटा, तुम आओ ना। रुद्र की माँ ने तन्वी को देखकर कहा, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी, ये लीजिए। तन्वी ने चाय की ट्रे आगे बढ़ाते हुए कहा। रुद्र की माँ और रुद्र चाय की ट्रे में से चाय के कप उठाने लगते हैं। ट्रे में एक बड़ा और एक छोटा चाय का कप था। अरे ये क्या, तुम रुद्र के लिए बड़े कप में चाय लेकर आई हो? तुम्हें कैसे पता कि रुद्र छोटे कप में चाय नहीं पीता है? रुद्र की माँ ने छोटा वाला चाय का कप उठाते हुए कहा, वो चाय बनाई ना मैंने, पर छानी चाची ने, उन्होंने बताया कि रुद्र बड़े कप में चाय पीता है। तन्वी ने हगलाते हुए कहा। अच्छा, रुद्र की माँ ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा। जैसे उन्होंने चाय पी वो कहने लगी, अरे इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रुद्र जब चाय बनाता है तब आता है। तन्वी जैसे ये बात सुनती है वो घबरा जाती है और कहती है, चाची ने मुझे नीचे बुलाया था, मैं जाती हूँ। तन्वी वहां से जाने लगती है। रुद्र चाय पीने लगता है। रुद्र जैसे ही चाय का पहला घूंट पीता है उसको याद आता है भोपाल की मिनाल कॉलोनी का रूम नंबर 205, जहां पर वो समीर, पीयूष और अर्जुन एक साथ किराए में रहते थे। उनको याद आता है जब तन्वी उसके रूम पर पढ़ाई करने आया करती थी। तन्वी और रुद्र जमीन पर चटाई बिछाकर पढ़ाई कर रहे थे। रुद्र बोर्ड पर ड्राफ्ट सेट कर रहा था। रुद्र, ये पॉइंट क्या होता है? तन्वी ने कहा। जैसे तुम्हारे माथे की छोटी सी बिंदी है वैसे ही पॉइंट होता है। मतलब जो जरूरी नहीं है, पर यदि कहीं पर लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देता है। जिस तरह बिंदी तुम्हारे चेहरे की सुंदरता बढ़ा देती है। इंग्लिश में बोले तो पॉइंट इज विच हैज नो डायमेंशन और नेग्लिजिबल लेंथ। अच्छा, फ्रंट व्यू इज ऑल्सो नोन एज एलिवेशन टॉप व्यू, इज ऑल्सो नोन एज प्लेन साइड व्यू, इज ऑल्सो नोन एज एंड व्यू। रुद्र तन्वी को इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में समझाया जा रहा था और तन्वी अपने हाथ में रोलर स्केल ले बार बार रोलर को हाथ से घुमाए जा रही थी। तन्वी को देखकर रुद्र समझ जाता है कि तन्वी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और वो उससे पूछता है, क्या हुआ तन्वी, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं रुद्र, समझ में तो आ रहा है, पर तन्वी बोलते बोलते रुक जाती है। पर क्या, ऐसी उबासी क्यों ले रही हो? रुद्र, वो मुझे चाय पीनी है। अभी दोपहर के 3 बजे? हाँ अभी। तुम्हें पता नहीं है क्या चाय पीने से नींद चली जाती है? और आप जो काम करते हुए फुल कंसंट्रेशन के साथ करते हो, मुझे तो लगता है कि चाय को नेशनल एनर्जी ड्रिंक घोषित कर देना चाहिए। नेशनल एनर्जी ड्रिंक घोषित बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो, कल ईडी का मीट सेम है। हाँ पता है मुझे, पर चाय पिए बिना मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, फिर ऐसा करो, किचन में सब सामान रखा हुआ है, जाओ और बना लो चाय। रुद्र, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता और चाय बनानी भी नहीं आती। मेरे रूम पर सब अनन्या ही बनाती है। यार तन्वी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आती, ये तो नेसेसरी है ना, छोटे से बच्चे को भी आती होगी। रुद्र, तुम ही बना दो ना प्लीज, और इसी बहाने मैं सीख भी जाऊंगी। तन्वी ने प्यार से बोला। ठीक है, पर पहली और आखिरी बार अच्छे से देख भी लेना और सीख भी लेना कि चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है? रुद्र तन्वी को अपने किचन में ले जाता है। देखो अभी मैं तुम्हें दोनों के हिसाब से चाय बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले 2 कप दूध नापकर चाय के हत्थे में डाल दो, बस थोड़ा सा ही पानी डालो, जिससे जब चाय पके तो पानी की भाप बने, दूध की नहीं। उसके बाद 4 चम्मच शक्कर डालना, और देखो चाय पत्ती कभी भी चम्मच से नापकर मत डालना, उसे हमेशा अपने हाथों से डालना और उसकी खुशबू को महसूस करना। जब तुम्हें लगे कि इतनी मुट्ठी चाय पत्ती 2 कप के लिए ठीक है तो तुम्हारे हाथ अपने आप रुक जाएंगे। शुरू में वक्त लगेगा। जब चाय में उबाल आने लग जाए तो अदरक को कूट लेना और फिर डालना। उबाल आने से पहले मत डालना, वरना दूध फट सकता है। और बस हो गया आधा काम। और अब चाय पकने लगे तो 1 चम्मच से उसे हिलाते रहना ताकि वो अटे ना। जब चाय की खुशबू तुम्हारी सांसों में समा जाए तो बस समझ लेना चाय बन गई। और यदि आपकी नाक बंद हो और चाय की खुशबू ना ही आए तो तन्वी के रुद्र के साथ शरारत करते हुए कहा। और यदि आपकी नाक बंद हो और चाय की खुशबू ही ना आए तो तन्वी ने रुद्र के साथ शरारत करते हुए कहा। यदि नाक बंद हो तो चाय का रूप देखकर समझ जाओ। क्या कहा? चाय का रूप देखकर? वो कैसे? देखो, दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है, कुंवारी लड़की की तरह। और जब हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं तो दूध का रंग बदलने लगता है। ठीक उस तरह
जब किसी कुंवारी लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाता है। जिस तरह सिंदूर का रंग कत्थई होता है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छी चाय का रंग भी कत्थई होता है। जब तुम्हें कत्थई रंग दिखे तो समझ जाना चाय तैयार हो गई है। ठीक है मेरे चाय वाले बाबू, तन्वी ने हंसते हुए कहा। तभी रुद्र का मोबाइल बजने लगता है और वो दूसरे कमरे में चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि तन्वी चाय छान रही थी। तभी वो उसे हाथ से रोकते हुए कहता है, रुको तन्वी, क्यों, क्या हुआ? वो मैं छोटे कप में चाय नहीं पीता। क्यों? बस आदत है बचपन से, और आदत कभी बदलती नहीं। तुम भी ना रुद्र पर आदत बदलना सीख लो, शादी के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, तन्वी ने हंसते हुए कहा। अरे रुद्र बेटा, कहाँ खो गए? रुद्र की माँ ने रुद्र को हिलाते हुए कहा। कहीं भी तो नहीं माँ, बस यूं ही। रुद्र और उसकी माँ चाय ही पी रहे थे, तभी वहां पर राम काका आ जाते हैं और कहते हैं, बड़ी मालकिन, वो पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं और वो आपको नीचे बुला रहे हैं। उनसे कहो कि वो इंतजार करें, हम बस अभी आते हैं। अजय और माखनलाल घर के सभी लोगों के साथ नीचे हॉल में रुद्र और उसकी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से रुद्र और उसकी माँ नीचे आते हैं। जैसे ही रुद्र की माँ नीचे आती है, अजय उनके पास जाता है और उनके पैर पड़ते हुए कहता है, कैसी आंटी जी आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं माफी चाहूंगा, आपकी तबीयत खराब है और इस हालत में मैं आपसे सवाल जवाब करने आ गया। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? आखिर तुम अपना फर्ज ही तो निभा रहे हो। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैं जानना चाहता हूँ कि आपको गोरी कैसे मिली और कैसे आपने रुद्र की शादी उससे तय कर दी। हर एक छोटी से छोटी बात जो आपको उसके बारे में याद हो। आज से 1 महीने पहले की बात है। आयशा और संतोष आयशा के मायके गए थे और रुद्र बैंगलोर में अपनी जॉब पर था। मैं राम काका के साथ मेघनाथ मंदिर गई थी। जब मैं वापस आ रही थी तो हमारी कार अचानक बीच रास्ते में पंचर हो गई। राम काका मैकेनिक को लेने चले गए और मैं उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते काफी वक्त हो गया था, पर राम काका बहुत देर से नहीं आए थे। गर्मी बहुत थी, इस वजह से मुझे प्यास लगने लगी। मैं कार के अंदर से निकली और बाहर पानी ढूंढने लगी। बहुत दूर चलने के बाद भी मुझे कहीं पानी नहीं मिला। मेरा गला सूखे जा रहा था। तेज धूप में चलते चलते पता नहीं कब मैं गिर गई और बेहोश हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं एक छोटी सी झोपड़ी में एक खटिया के ऊपर लेटी हुई थी। मैं उठी और मैंने आवाज दी, मैं कहाँ पर हूँ, कोई है? तभी एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, अरे माँ जी, आप उठ गई? उस लड़की की कोयल की तरह मीठी आवाज थी। हाँ बेटी, पर मैं कहाँ हूँ? ये पहाड़ी वाली झोपड़ी है। जब मैं गोंदिया से वापस आ रही थी तो आते वक्त रास्ते में मैंने आपको बेहोश देखा तो आपको यहाँ ले आई। शुक्रिया बेटी, मेरी जान बचाने के लिए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात हुई माँ जी? आखिर एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर तुम अकेली रहती हो क्या? कोई दिख नहीं रहा। मेरा नाम गौरी है और 1 साल हो गया मेरे पिता को गुजरे हुए। जब से वो मुझे छोड़कर गए हैं मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। अच्छा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? बापू खिलौने बनाते थे और उन्होंने मुझे भी सिखाया था। बस वही बनाकर गोंदिया शहर में बेच देती हूँ। देखिए कैसी दिख रही है, गौरी ने गुड़िया देते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं आपको आपकी कार तक छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये कुछ पैसे हैं, इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? बस नहीं ले सकती माँ जी, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। गरीब हूँ पर खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाती हूँ। अरे पागल, ये भीख में दिए हुए पैसे थोड़ी हैं। एक काम कर, तू ये तेरी गुड़िया मुझे दे दे और इसके बदले तू ये पैसे मुझसे ले ले। अब तो ठीक है ना? रुद्र की माँ ने गुड़िया अपने हाथ में और पैसे गौरी के हाथ में देते हुए कहा। फिर ठीक है माँ जी, गौरी ने हंसते हुए कहा। जब मैं उस गुड़िया को अपने घर लेकर आई तो पता नहीं क्या जादू था उसमें। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे अपनी ओर खींच रही हो। पूरी गौरी की तरह दिखती थी मुझे वो, और रह रहकर उसकी याद दिलाती थी। गौरी की हंसी, उसकी आवाज मेरे मन में बस गई थी। और फिर एक दिन जब मैं फिर मेघनाथ मंदिर गई तो फिर मुझे वो रास्ते में मिली। इस तरह मैं उसे अच्छे से जानने पहचानने लग गई। उसके घर जाने लगी, उससे बात करने लगी। मुझे अच्छा लगता था उससे बातें करना और उसके साथ बैठना। खाना भी वो बहुत अच्छा बनाती थी। मुझे रुद्र के लिए एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी। जब मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? पहले तो उसने मना कर दिया, पर जब मैंने उससे विनती की और बहुत समझाया तो वो मान गई। मैंने कहा, तुम शादी के खर्च की फिक्र मत करना, सब मैं उठा लूंगी, बस तुम मेरे घर की दुल्हन बन जाओ। वो भी बहुत खुश थी, पर पता नहीं वो शादी वाले दिन अचानक कैसे गायब हो गई, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही।
क्या आपके पास कोई फोटो है गौरी की? अजय ने कहा। नहीं, मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है, रुद्र की मां ने कहा। शिट, अजय ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद अजय ने फिर कहा, क्या आप मुझे वो गुड़िया लाकर दे सकती हैं जो आपने गौरी से खरीदी थी? हो सकता है जब हम लोगों को गुड़िया दिखाए तो हमें पता चल जाए कि ऐसी गुड़िया कौन सी लड़की बनाती थी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अपने कमरे से लेकर आती हूँ। इतना कहकर रुद्र की माँ अपने कमरे में जाने लगती है। थोड़ी देर बाद रुद्र की माँ वो गुड़िया लेकर आती है और अजय को देने लगती है, पर तभी अर्जुन उस गुड़िया को रुद्र की माँ के हाथ से ले लेता है और उस गुड़िया को घूरने लगता है। वो गुड़िया कपड़ों से बनाई गई थी। उसकी छोटी छोटी 2 ब्राउन रंग की चोटी थी। उस गुड़िया ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। क्या हुआ अर्जुन, ऐसे क्या देख रहे हो गुड़िया में? अजय ने कहा। कुछ नहीं, मुझे बस ये बहुत अच्छी लगी, पहली बार इतनी सुंदर गुड़िया देख रहा हूँ, अर्जुन ने हड़बड़ाहट में कहा। अच्छा, पर अब तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं इस गुड़िया को देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अब आपको ही तो इसका ख्याल रखना है, संभाल कर रखिएगा, अर्जुन ने अजय के हाथों में गुड़िया देते हुए कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये गुड़िया गौरी के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है, ये उसे ढूंढने में मदद करेगा, इसलिए संभाल कर रखिएगा। अब आप हमारे साहब को सिखाएंगे कि कौन सी चीज संभाल कर रखनी चाहिए और कैसे? माखनलाल ने कहा। अरे मैं तो बस बता रहा था, रुद्र की मां ने मुद्दे को बदलते हुए कहा। अरे अजय बेटा, तुम बहुत देर से आए हो, कुछ ठंडा गरम लोगे? जी नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम चलते हैं। जो पता आपने बताया है हम वहां पर जाकर देखते हैं, हो सकता है गौरी के बारे में कुछ और पता चल जाए। ठीक है बेटा, रुद्र की मां ने कहा। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। घर के सभी लोग हॉल के कमरे से जाने लगते हैं। तभी अनन्या अर्जुन के पास जाती है और उससे पूछती है, यार सही बता, तू उस गुड़िया में क्या देख रहा था? कुछ भी तो नहीं। देख, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे पता है तू कुछ तो देख रहा था, बताना यार, मैं किसी से नहीं कहूंगी। ठीक है बताता हूँ, पर इस घर में ये बात किसी से मत कहना, वरना वो लोग और डर जाएंगे। ठीक है, नहीं कहूंगी, पर पहले तू बता तो, मैक्सिको में एक आइलैंड है जिसे शैतानी गुड़ियों का आइलैंड कहा जाता है। वहाँ पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में, घास में, हर जगह आपको गुड़िया ही गुड़िया नजर आएंगी। कहते हैं रात में उन गुड़ियों में जान आ जाती है और वो अपने आप चलने लगती हैं। उस आइलैंड की सारी गुड़िया एक छोटी बच्ची की आत्मा की गिरफ्त में है, जिसकी कई सालों पहले आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। बहुत साल पहले की बात है, उस आइलैंड का जो गार्ड था उसको पानी में तैरती अचेत अवस्था में एक बच्ची मिली थी, लेकिन बच्ची की हालत बेहद खराब होने की वजह से उस बच्ची को कोई बचा नहीं पाया। बच्ची की मौत के कुछ दिनों बाद ही उस गार्ड को पानी में तैरती एक गुड़िया मिली। उसने उस गुड़िया को बच्ची गुड़िया समझकर उसे पेड़ पर लटका दिया। उसके बाद उस गार्ड को हर रोज कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 पानी पर तैरती मिलती रही। वो उन्हें उठाता और अलग पेड़ों पर लटका देता। ऐसे में वो आइलैंड गुड़ियाओं से भर गया और एक रोज उस गार्ड की लाश लोगों को पानी के ऊपर तैरती हुई मिली। उसकी लाश के पास बहुत सारी गुड़ियाओं का ढेर था। लोगों का कहना था कि उसकी जान उन गुड़ियाओं ने ली है। तुम्हें पता है अनन्या, गौरी ने आंटी जी को जो गुड़िया बेची थी वो बिल्कुल वैसी गुड़िया थी जैसी उस आइलैंड पर है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो गुड़िया वो वाले आइलैंड की है? नहीं अनन्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसी ही दिखने वाली गुड़िया बनाई गई ताकि आंटी जी पर कोई काला जादू कर सके और उन्हें अपने वश में कर सके। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि गौरी आंटी जी पर काला जादू करके उन्हें अपने वेश में करना चाहती थी? मैं पूरे सिक्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, पर हाँ, मुझे जितना लगता है उसके हिसाब से गौरी उन पर काला जादू करके उनको अपने वश में करना चाहती थी। वरना तुम ही सोचो, ऐसी कौन सी माँ इतनी जल्दी अनजान लड़की से अपने बेटे की शादी कराने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर गौरी को आंटी जी को वश में करके रुद्र से शादी करनी थी तो सब तो उसके मुताबिक ही हो रहा था, फिर वो शादी वाले दिन गायब क्यों हो गई थी? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आयशा कि शादी वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गई। ये गौरी मेरे लिए एक पहेली बन गई है जो सुलझ नहीं रही बल्कि उलझ रही है और आगे चलकर ये और उलझेगी। अनन्या जरा यहाँ पर आना, तन्वी के ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है। आती हूँ, अनन्या ने चिल्लाकर जवाब दिया। चल मैं चलती हूँ, इस मुद्दे पर बाद में बात करते हैं, अनन्या ने ऊपर वाले कमरे में जाते हुए अर्जुन से कहा। शाम के 4 बज रहे थे। समीर रुद्र के कमरे में अपना कैमरा देख रहा था। तभी वहां पर पीयूष आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं यार, बस फोटोज देख रहा था। मुझे भी दिखाना। हाँ देख तू भी, समीर ने पीयूष को कैमरे के अंदर की फोटो दिखाते हुए कहा। यार ये तो ट्रेन के अंदर की फोटोज है ना, जब हम यहाँ आ रहे थे तब की? हाँ वही है। देख मोटे, ट्रेन के अंदर भी तू चिप्स ठूस रहा था। कितना खाता है यार तू? भाई अब क्या करूं, बस जीभ ललचा जाती है खाने की चीज को देखकर। पीयूष और समीर बात ही कर रहे थे
कि तभी अर्जुन, रुद्र, अनन्या और तन्वी भी वहां पर आ जाते हैं। क्या देख रहे हो तुम दोनों? अनन्या ने कहा। अरे कुछ नहीं, बस फोटोज देख रहे हैं। अरे वाह, मुझे भी दिखाओ ना। अनन्या ने कहा। मुझे भी देखनी है। तन्वी ने कहा। अरे सब लोग आ जाओ, एक साथ मिलकर देखते हैं। समीर ने कहा। सभी लोग कैमरे के अंदर की फोटोज देखने लगते हैं। वो लोग फोटो देख ही रहे थे कि तभी वहां पर राम काका झाड़ू लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा आप लोग एक साइड हो जाओगे, मुझे झाड़ू लगानी है। सभी लोग पलंग पर बैठ जाते हैं और राम काका झाड़ू लगाने लगते हैं। अरे ये फोटो तो गोंदिया स्टेशन की है ना? अनन्या ने कहा। हाँ वहां की है, जब हम उतरे थे तब मैंने खींची थी। समीर ने कहा। वाह यार, बहुत अच्छी फोटो खींची है तूने। तो रुद्र ने कहा। समीर कैमरे की फोटो पलटने लगता है, तभी अर्जुन कहता है, अरे फोटो तो दरवाजे की है ना, जो मेघ गांव की प्रारंभिक सीमा पर बना हुआ है। हाँ ये वही है शायद। हाँ ये वही है, याद है मैं नीचे उतरा था और तूने मुझे रोक दिया था, समीर ने कहा। राम काका वहीं पर झाड़ू लगा रहे थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो झाड़ू लगाते लगाते रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा? तुम वहां पर उतरे थे? मैंने मना किया था ना जिप्सी से मत उतरना। और उस मनुष्य दरवाजे की फोटो क्यों खींची? अभी उसे डिलीट करो, वरना पता नहीं क्या होगा। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा। राम काका आपने कहा था उस दरवाजे के पीछे कहानी है, क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या? नहीं बेटा रहने दो, बताइए ना काका, सभी ने एक साथ कहा। नहीं बेटा मैं नहीं बता सकता, प्लीज राम काका बता दीजिए ना, रुद्र ने कहा। अब रुद्र बाबू कह रहे हैं तो अब तो बताना ही पड़ेगा, आखिर ये भी तो हमारे मालिक हैं। तो अब सुनो, मेरा जो बेटा था उसको शादी के 5 साल बाद भी संतान नहीं हो रही थी और मेघनाथ मंदिर में बरसों से हर महीने के आखिरी सोमवार के दिन भोर में 4 बजे से शिव भगवान की एक विशाल पूजा की जाती थी। कहते हैं उस दिन पूजा के वक्त जो भी मांगो वो आपको मिल जाता है और उसी के लिए मैं अपनी बहू को लेकर मेघनाथ मंदिर गया था। मुझे उस दिन एक बात याद है, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। वो पूजा पंडित सुशलाचार्य कर रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के गुरुओं ने उन्हें ये पूजा सिखाई थी और अब पंडित सुशलाचार्य अपने शिष्यों को ये पूजा करना सिखा रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के 4 शिष्य थे, आदित्य, करण, निशान और निर्मल, जिनकी उम्र करीब 10 वर्ष थी। पंडित सुशलाचार्य और उनके शिष्य पूजा की तैयारी कर रहे थे। वो 5 लोग मेघनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास बैठे हुए थे और मैं और मेरी बहू दूर खड़े होकर चुपचाप वो पूजा देख रहे थे। पंडित सुशलाचार्य सबसे पहले शिवलिंग को ठंडे जल और पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंडित सुशलाचार्य शिवलिंग के दर्शनी ओर से भस्म की 3 समानांतर धारियां बनाते हैं और फिर समांतर धारियां खींचकर उन पर मध्य में एक वृत्त बनाते हैं, जिसे शिवाक्ष कहते हैं। गुरुजी इस पूजा में भस्म का क्या अर्थ है? आदित्य ने पूछा। भस्म शब्द में भ अर्थात भद्र सनम अर्थात नाश हो, स्म अर्थात स्मरण। भस्म के कारण पापों का निर्दालन होकर ईश्वर का स्मरण होता है। हमारा शरीर नाशवान है, इसे निरंतर स्मरण रखने का जो प्रतीक है वो भस्म है, इसलिए पूजा में भस्म का प्रयोग किया जाता है। मनस्तों के मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्र भस्म को अंगूठे से रगड़ते हैं। त्र्यंबक मंत्र पढ़ते हुए इसे मस्तिष्क पर लगाते हैं। त्रयायुषे मंत्र पढ़ते हुए इस भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। इस पूजा में कौन कौन से पुष्प अर्पित किए जाते हैं गुरुजी? निशान ने कहा। धतूरा, श्वेत कमल, चमेली, नागचंपा, रजनीगंधा, मोगरा तथा श्वेत पुष्प शिवजी को अर्पित किए जाते हैं। केतकी और केवड़ा केवल महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र को किस दिशा में रखना उचित है गुरुजी? करण ने पूछा। बेलपत्र को औंधे रखकर और उसके डंठल को अपनी ओर करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। गुरुजी इस पूजा में शिवलिंग पर निरंतर जलधारा क्यों प्रभावित की जाती है? निर्मल ने कहा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, शिवलिंग में शिव शक्ति एकत्रित होती है, जिस कारण प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का शिवलिंग के कणों पर एवं दर्शनार्थियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए शिवलिंग पर निरंतर जलधारा प्रभावित की जाती है। इस धारा से खर्ज स्वर में सूक्ष्म ओम उत्पन्न होता है। मंत्र की निरंतर धार पड़ते रहने से कालपिंड खुल जाता है, अर्थात जीव निर्गुण ब्रह्मा तक पहुंच जाता है। गुरुजी शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव की 7, गणेश जी की 4, भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4, देवी दुर्गा की 1, हनुमान जी की 3 पर शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? आदित्य ने कहा। शिव जी की आधी परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि इस संबंध में हमारे पुराणों में मान्यता है कि जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। भगवान की परिक्रमा हमेशा दाहिने हाथ की ओर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है और बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर इस सकारात्मक ऊर्जा से हमारे शरीर का टकराव होता है। इस वजह से परिक्रमा का लाभ नहीं मिल पाता है। परिक्रमा करते वक्त हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए गुरुजी? निशान ने पूछा।
यानी कानी न पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे, अर्थात जाने अनजाने में हमारे द्वारा किए गए और पूर्व जन्मों के सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। पंडित सुशलाचार्य अपने चारों शिष्यों के साथ खड़े होते हैं और शिवलिंग की परिक्रमा करने लग जाते हैं। परिक्रमा समाप्त होने के बाद वो अपने शिष्यों के साथ शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य दूध से भरा पात्र अपने हाथ में उठाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने लग जाते हैं। दूध को जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उस दूध में से दुर्गंध आने लग जाती है। उस दूध में से ऐसी दुर्गंध आ रही थी जैसे किसी मरे हुए इंसान की लाश में से आती है। उस दुर्गंध को सूंघकर मैं, मेरी बहू और पंडित सुशलाचार्य के चारों शिष्य चकित हो गए थे। ये क्या हो रहा है? गुरुजी, ताजे दूध में से मरे हुए इंसान की गंध कैसे आने लगी? करण ने कहा। कहीं हमसे पूजा करने में कोई गलती तो नहीं हो गई है? निर्मल ने कहा। नहीं पुत्र, गलती हमसे नहीं, गलती तो सरपंचों से हुई है। इतना कहकर पंडित सुशलाचार्य अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य को अपनी दैवीय शक्तियों से पता चल गया था कि ये सब उस औरत के जलकर मरने के कारण हो रहा था। मेघ गांव में जितनी भी अनहोनियां हुई थी वो उस औरत की आत्मा के कारण ही हो रही थी। उसकी आत्मा मेघ गांव में भटक रही थी। अब मेघ गांव रहने लायक नहीं बचा था। पंडित सुशलाचार्य को इसका आभास हो गया था कि यदि उन्होंने जल्द ही मेघ गांव को खाली नहीं कराया तो पूरे गांव के लोग एक एक करके मर जाएंगे। पंडित सुशलाचार्य ने बलमाटोला और दास गांव के सरपंच को मेघनाथ मंदिर में मिलने के लिए बुलाया था। जब मैं मालिक के साथ वहीं पर था तो उन्होंने तेज बहादुर और महेंद्र सिंह को सारी बात बताई। क्या आप सच में चाहते हैं कि पंडित जी की मेघ गांव बंद हो जाए? तेज बहादुर ने कहा। ये मैं नहीं, नियति चाहती है। यदि मेघ गांव बंद नहीं हुआ तो एक एक करके मेघ गांव के अंदर सब लोग मारे जाएंगे और हो सकता है कि मेघ गांव को बर्बाद करने के बाद उस औरत की आत्मा बलमाटोला और दास गांव को भी बर्बाद कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? महेंद्र सिंह ने घबराते हुए कहा। मैं वही कह रहा हूँ जो होने वाला है, पर होनी को हम लोग तो रोक सकते हैं। कैसे पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा। बताइए पंडित जी, इसका क्या उपाय है? तेज बहादुर ने कहा। इसका एक ही उपाय है, उसकी आत्मा को मेघ गांव के अंदर कैद करके मेघ गांव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पर ऐसा करने से फिर मेघ गांव में रहने वाले लोगों का क्या होगा पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा। अगर हमें गांव वालों की जान बचानी है तो ये करना ही होगा। वो औरत जलकर मरी थी और उसकी आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है। इसका मतलब हमारे दोस्त धनपत राय और उसके नौकर बिरजू को भी उसी चुड़ैल ने मारा था। तेज बहादुर ने कहा। हाँ, ये काम उसी चुड़ैल का है। अभी वो चुड़ैल ज्यादा ताकतवर नहीं है। हम उसकी आत्मा को मेघ गांव में कैद कर सकते हैं, पर यदि हमें देर हो गई तो फिर वो चुड़ैल किसी के भी वश में नहीं आएगी। तब मैं भी उसे अपनी दैवीय शक्तियों से रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है पंडित जी, यदि आप कहते हैं तो अब यही होगा। सालों से आपने ही तीनों गांवों की रक्षा की है और आज भी आप ही को करनी है। महेंद्र सिंह ने कहा। हाँ पंडित जी, उस चुड़ैल को आप कैद कर दीजिए मेघ गांव में। तेज बहादुर ने कहा। इतना आसान नहीं है उस चुड़ैल को कैद करना। हमें अगले महीने के आखिरी सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर में महादेव की पूजा करेंगे और मैं तीनों गांव के समस्त पुजारियों के साथ मिलकर उस चुड़ैल को मेघ गांव के अंदर कैद करूंगा। जी ठीक है पंडित जी, अब आप बताइए कि हम दोनों को क्या करना है? तेज बहादुर ने कहा। आप दोनों को मेघ गांव की प्रारंभिक और अंतिम सीमा पर 2 बड़े बड़े दरवाजे बनाने हैं और मेघ गांव को महीने के आखिरी सोमवार तक खाली करवाना है। जी पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा, तेज बहादुर ने कहा। तेज बहादुर और महेंद्र सिंह ने जब मेघ गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले मेघ गांव को बंद करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि गांव वालों को अपने घरों और अपने खेतों से ज्यादा अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। जब गांव वालों ने मेघ गांव की प्रारंभिक और अंतिम सीमा पर दरवाजा बनाना शुरू किया तो वो काम इतना आसान नहीं था जितना गांव वाले समझ रहे थे। उस चुड़ैल ने दरवाजा बनाने वाले कई लोगों की जान ले ली थी। मालिक ने मुझे मेघ गांव की सीमा पर ये देखने भेजा था कि दरवाजा बनाने का काम ठीक चल रहा है या नहीं। मैं अपने बेटे कालू के साथ वहां पर गया था। उस वक्त मेघ गांव लगभग खाली हो गया था। मैं और मेरा बेटा पैदल पैदल ही मेघ गांव की ओर बढ़ रहे थे।
हम दोनों मेघ गांव के अंदर थे और अब दास गांव के पास बने दरवाजे को देखने जा रहे थे। रात के करीब 9 बज रहे थे। मेरे बेटे ने अपने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। झिंगुरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ची ची ची। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही थीं। बापू, आपको क्या लगता है, उस औरत की आत्मा मेघ गांव में सच में भटक रही है या कोई नई साजिश है सरपंचों की? अगर दास गांव के सरपंच ने कहा होता तो मान भी लेते कि साजिश है, क्योंकि वो है ही चालाक। पर अब मैं भी उस दिन मालिक के साथ गया था पंडित सुशलाचार्य जी से मिलने, और वो दूध की गंध मरे हुए इंसान की गंध जैसी थी। मैंने भी सूंघी थी, और ये बात तुझे ही पता है कि पंडित सुशलाचार्य कभी भी गांव वालों का बुरा नहीं चाहेंगे। बापू, तो क्या तुम भी भरोसा करते हो उस चुड़ैल पर? क्या तुमने कभी देखा है उसे? नहीं बेटा, मैंने उस चुड़ैल को कभी नहीं देखा, पर यदि आप भगवान पर भरोसा करते हो तो इन पर भी करना ही पड़ेगा। बापू, उस औरत को क्यों जलाया गया था? पता नहीं, ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम, पर उस रात तो तू भी था ना जब उसे जला रहे थे। मालिक के साथ तू भी तो गया था उसे जलाने। हाँ, पर सरपंच साहब ने बोला उस औरत को जला दो, तो हमने जला दिया। और आपने ही तो सिखाया है कि कभी मालिकों से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, वो जो कहे वो चुपचाप कर देना चाहिए। हाँ बेटा, वरना पता नहीं कब हमारा दाना पानी बंद हो जाए। वही तो हमारे अन्नदाता हैं। बापू सुनो। हाँ बोलो बेटा। वो मेरे पेट में ना गड़गड़ हो रहा है। आज सुबह ना मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ था। तुम ना यहीं पर रुको, मैं बस 5 मिनट में जंगल से आता हूँ। ठीक है बेटा। कालू ने लालटेन मुझे दे दिया और वो जंगल के अंदर चला गया। कालू को गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गए थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। मेरे मन को बहुत अजीब लगने लगा था। डर सता रहा था कि उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को कुछ कर तो नहीं दिया। जिस अंधेरी झाड़ियों में मेरा कालू गया था, मैं उस तरफ जाने लग गया। जब झाड़ियों में मैं चल रहा था तो सूखे पत्तों का पांव से कुचलने की चरचर आवाजें आ रही थीं। एक एक कदम पर वो आवाज बढ़ती जा रही थी। मेरी सांस फूलने लग गई थी। मुझे लालटेन के पीले प्रकाश में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने बेटे कालू को आवाज देते हुए आगे बढ़ रहा था। कालू, 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 अरे कालू बेटा, कहाँ है तू? पर कालू का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं जंगल में आगे ही बढ़ रहा था कि तभी अचानक हवाएं तेज चलने लग गईं और मेरी लालटेन बुझ गई। पता नहीं ये कैसे हुआ था। शायद ये उस चुड़ैल की ही कोई चाल थी। वो तो अच्छा हुआ था कि मैंने अपने साथ माचिस रख ली थी। मैं फिर वो लालटेन जलाने लग गया। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि मैं लालटेन जला ही नहीं पा रहा था, और मैं जब भी कोई माचिस की तीली जलाता, सर आवाज करते हुए हवा का झोंका आता और उस माचिस की तीली को बुझा देता। बड़ी मशक्कत करने के बाद मैंने लालटेन जला ही ली। यदि वो लालटेन नहीं जलती तो बेहतर होता, क्योंकि लालटेन के उजाले ने मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया था। जब लालटेन जली और मैंने सामने देखा तो मेरे बेटे की लाश थी। वो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो मरा कब, कैसे, और मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं समझ गया कि वो कैसे मरा। उसकी आंखें खुली की खुली थी और वो लाल पड़ गई थी। मैं समझ गया था उसने उस चुड़ैल को देखा और वो मर गया। उस दिन मैंने अपना जान से भी प्यारा बेटा खो दिया। जिस रात का सब इंतजार कर रहे थे वो आ गई थी। उस दिन महीने का आखिरी सोमवार था और पंडित सुशलाचार्य बलमाटोला मेघ और दास गांव के सभी पुजारियों के साथ मिलकर मेघ गांव के अंदर बरगद के पेड़ के पास जो जल गया था वहां पर एक महायज्ञ कर रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उस दिन मेघ गांव के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। बस मैं, महेंद्र सिंह, मालिक, पंडित सुशलाचार्य और बाकी समस्त तीनों गांव के पुजारी थे। पंडित सुशलाचार्य ने वो यज्ञ करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों का जल मंगाया था, जो उस बरगद के पेड़ के ऊपर अर्पित किया गया था, ताकि उस औरत को जलाने का जो पाप किया गया था वो कम हो जाए। उस दिन कई बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधुनाथ मृत्यु मूर्छे मामृतात्। वो चुड़ैल मुझे दिखाई तो नहीं दी, पर उसके चीखने की आवाज आसमान में उस रात गूंज रही थी। आज भी उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कह रही थी, छोड़ दे पंडित मुझे, मत कैद कर मुझे इस गांव में। यदि मैं छूट गई तो फिर सबको बर्बाद कर दूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसी मौत
जो किसी को भी नसीब ना हो। लोगों की रूह कांप जाएगी तेरी लाश देखकर। पंडित सुशलाचार्य उस चुड़ैल की बातों को जवाब नहीं दे रहे थे, वो बस मंत्र पढ़े जा रहे थे। मेघ गांव की सीमा जहां पर प्रारंभ होती है और जहां पर समाप्त होती है, वहां पर दो बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे बना दिए गए थे। उन दरवाजों पर मंत्र लिखकर कई ताबीज बांधे गए। किसी ने रुद्राक्ष की माला बांधी तो किसी ने कलावा तो किसी ने माता रानी की लाल रंग की चुनर। जो पुजारी जिस भगवान के उपासक थे, उन भगवान के मंत्र पढ़कर मेघ गांव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मेघ गांव के बंद होने के साथ ही वो औरत की आत्मा भी उसी गांव में कैद हो गई। मेघ गांव के कुछ लोग आसपास के गांव बलमाटोला और दास गांव में रहने के लिए चले गए, तो कुछ लोग शहर चले गए। मेघ गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था। मेघ गांव का स्कूल, मेघ गांव का अस्पताल सब बंद हो गया था। अब बलमाटोला गांव से जब भी किसी को दास गांव या गोंदिया जाना रहता तो पहाड़ी वाले रास्ते से 40 किलोमीटर घूम कर जाता था। कहते हैं यदि किसी भी व्यक्ति ने वो दरवाजे फिर खोल दिए तो उस औरत की आत्मा बाहर आ जाएगी और फिर सबको मार देगी। पंडित सुशलाचार्य ने उस औरत की आत्मा को मेघ गांव में तो कैद किया था, पर मेघ गांव के अंदर किस जगह पर कैद किया था यह किसी को नहीं बताया था। कहते हैं कि ये राज उन्होंने राज ही रखा। वो नहीं चाहते थे किसी को भी पता चले कि उसकी आत्मा गांव के अंदर कहां पर कैद है। गांव वालों का मानना था कि सारी गलती तीनों सरपंचों की थी। ना ही वो उस औरत को बेवजह जलाते, ना ही मेघ गांव को उसका श्राप लगता। आज भी उस औरत की जलने के वक्त की चीखें मेघ गांव में गूंजती हैं। अक्सर रात के वक्त जब कोई दूसरे गांव का व्यक्ति उस दरवाजे के पास से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मुड़ता है तो कहते हैं उस औरत की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहती हैं, खोल मुझे खोल, दरवाजा खोल। कई लोगों ने तो उस दरवाजे के पास उसकी पायल और चूड़ियों की बजने की आवाजें भी सुनी थी।